नमस्ते, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल इमेज। इस समय पॉलिटिकल इमेज एक अपना सेगमेंट लेके आया युवा नेता। युवा नेता की अगर हम बात करते हैं तो युवा राजनीति का जो सफ़र शुरू होता है वो यूनिवर्सिटी के दौरान शुरू होता है। और हम अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव बंद कर दिया गया भले ही, लेकिन ये छात्र संघ चुनाव पहले भी बंद किया गया था एक बार। लेकिन उस छात्र संघ की चुनाव की बहाली करवाई गई थी, जिसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो उसमें बहुत ज़्यादा अपनी हिस्सेदारी उन्होंने दी और एक नायक के तौर पे उभर के आए, जिनमें से एक हमारे साथ हैं विवेकानंद पाठक जी। विवेकानंद पाठक जी के बारे में हम और भी आपको बताएंगे कि विवेकानंद पाठक जी ने काफ़ी ज़्यादा छात्र चुनाव को लेके और छात्रों के नेतृत्व को लेके, उनके हक के लिए काफ़ी ज़्यादा लाठियाँ भी पुलिस की खाई हैं, मारपीट भी की है और साथ में जेल भी गए हैं। पाठक जी अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से प्रदेश महासचिव भी हैं। तो आइए जानते हैं कि इनकी राजनीतिक जो सफ़र है जीवन का वो कैसे शुरू हुआ। तो पहले तो पाठक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉलिटिकल इमेज में। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि पॉलिटिकल इमेज के माध्यम से आप हमारे इलाहाबाद में आई। आपका इलाहाबाद में आपकी और आपकी पूरी टीम का हम स्वागत करते हैं। बताएं पाठक जी, पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका जो जीवन का शुरुआत है छात्र नेता में कैसे आप आए और कैसे आपने अपने आप को राजनीति में एक जगह दी। देखिए, बेसिकली इलाहाबाद में तो लोग जब पूर्वांचल के किसी भी जनपद का नौजवान आता है और हम लोग सब लोग एक मिडिल क्लास फैमिली हैं, तो जो भी लोग अपने परिवार के बच्चों को इलाहाबाद भेजते हैं, चाहे लड़का लड़कियों को, तो इसी सोच के साथ भेजते हैं कि वो इलाहाबाद में जाएगा और तैयारी करेगा, नौकरी करेगा, हमारे घर का नाम रोशन करेगा। हम लोग भी इसी सोच के साथ हमारे माँ बाप भी भेजे थे कि हमारा बच्चा जा रहा है, तैयारी करेगा, सिविल सर्विसेज निकालेगा, कोई नौकरी पालेगा, चलो भैया ठीक है। लेकिन यहाँ आने के बाद और ख़ास तौर से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब हमने दाखिला लिया, तो उस दाखिला के बाद जब हमने विश्वविद्यालय परिसर में जो वहाँ पर राजनीतिक चीज़ें थी उनको देखा और छात्र राजनीति को देखा, तो जाहिर सी बात है कि राजनीति के तरफ थोड़ा सा मैं आकर्षित हुआ और बढ़ा। और फिर जब यहाँ पर अध्ययन का काम शुरू हुआ, बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो चूँकि हिंदी था, एंशिएंट हिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट था और पॉलिटिकल साइंस, तो एक रुचि ऑटोमेटिक राजनीति की तरफ बढ़ी और तमाम विचारों को। और राजनीति में आपके आने का कहीं ना कहीं मकसद बागी बलिया की वजह से तो नहीं हुआ? क्योंकि जैसे कि दर्शक आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि पाठक जी बिलोंग करते हैं बलिया से। अब बलिया की अगर हम बात करें तो चंद्रशेखर जी को कोई नहीं भूल सकता है। जी, बिल्कुल। राजनीति का एक बहुत बड़ा एक हिस्सा है और जिन्होंने पदयात्रा की, अगर देखा जाए अभी राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं तो उससे पहले चंद्रशेखर ने भी एक बड़ी पदयात्रा की। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप उनके बारे में कुछ बताइए। देखिए, बागी बलिया का प्राउड तो है ही, हम लोग का एक गर्व तो है ही है। हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम बागी बलिया के रहने वाले लोग हैं। इसके पीछे एक इतिहास है। दरअसल 1942 में जब पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था अंग्रेज़ों के खिलाफ, पूरे अंग्रेज सत्ता के खिलाफ, हिंदुस्तान में एक बगावत का बिगुल बज गया था। तो उसमें बलिया में भी बड़ी लेवल पे क्रांति हुई थी। वहाँ चित्तू पांडे जी थे और तमाम क्रांतिकारी लोग थे और एक बड़ा आंदोलन हुआ। वहाँ से कलेक्ट्रेट से झंडा ब्रिटिश हुकूमत का हटा के और भारतीय झंडा लहरा के और पूरे कलेक्ट्रेट में कप्तान और डीएम के रूप में वहाँ बलिया के लोग कब्जा कर लिए। चित्तू पांडे जी डीएम हो गए थे। तो तब से लेकर एक बागी शब्द बलिया के साथ ऑटोमेटिक जुड़ गया और उसके बाद चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, राजनीति के क्षेत्र हो, एक से एक बड़े नाम बलिया ने दिए। चंद्रशेखर जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री। चंद्रशेखर जी के बारे में कौन सी एक चीज जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? देखिए, उनके अंदर जो सादगी थी और जो बेबाकी थी, वो काफ़ी बेबाक थे और बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। एक प्योर समाजवादी लीडर जो होना चाहिए था, मतलब मन से, तन से, विचार से, हर तरह से। और फक्र इस बात का भी है क्योंकि वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूरा छात्र भी रहे, हमारे गृह जनपद के रहे। हम लोग की एक पहचान है उनके नाम से। तो एक छोटे से जनपद से निकलकर इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना एक जाहिर सी बात है, एक गर्व का विषय है, गर्व का पल है। और हमारा जनपद वैसे देखा जाए तो जनेश्वर मिश्रा जी छोटे लोहिया के नाम से जाने जाते हैं, वो भी वहाँ से थे। जगन्नाथ चौधरी जी वो बड़े अच्छे लीडर थे और कांग्रेस पार्टी से सांसद भी रहे। उसके बाद देखा जाए तो जयप्रकाश जी, चूँकि सिताब दियरा जो जयप्रकाश जी का जन्मस्थली है, बेसिकली वो हमारे ही जनपद से है।
बिहार वाले लोग कहते हैं छपरा में है, हम लोग कहते हैं हमारा है। वाकई में बलिया जो है बागी है, बागियों की धरती है। पाठक जी, मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि आपके फैमिली बैकग्राउंड में कोई राजनीति में रहा था क्या, जो आपके अंदर ये राजनीति आई? नहीं नहीं मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं था। हम बिल्कुल साधारण मध्यम वर्गीय किसान परिवार है हम लोगों का। मेरे पिताजी प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक थे, रिटायर हो गए हैं अभी प्रधानाचार्य से। और हम 3 भाई 1 बहन हैं, सब हमसे बड़े हैं, सबसे छोटा मैं हूँ। तो राजनीति में कोई नहीं था। मेरे बाबा एक किसान थे। बस ये है कि सडनली जो एक होता है ना कि अंदर से ही, छोटे से ही नेतृत्व क्षमता, तो नेता कहते हैं कि नेता पैदा होता है, नेता बनता नहीं है। तो वो चीजें मुझे नजर आती हैं, लगता है कि ये बात किस उम्र में आपको महसूस हुआ था कि नहीं मैं सिविल सर्विसेज, ये बाकी पढ़ाई नहीं है, मुझे राजनीति में जाना है? देखिए, पढ़ाई तो शुरू से आदमी बेसिकली, चूंकि क्या है, लेकिन इलाहाबाद तो मेन जो बेसिकली माना जाता है, या तो फिर LLB वकालत के लिए कह लिया जाए, और या दूसरा है सिविल सर्विसेज। देखिए, जाहिर सी बात है, इलाहाबाद सिविल सर्विसेज का गढ़ हुआ करता था। एक समय था जब यहाँ से अभी भी है, पूरी एक फैक्ट्री होती थी IAS PCS की। यदि 300 पोस्ट निकलता था IAS में, तो पता चलता था कि 150-200 पोस्ट इलाहाबाद से ही है। तो अभी भी है, बस ये है कि थोड़ा सा यहाँ से छात्र पलायन करके यही छात्र दिल्ली चले जाते हैं, तो ये होता है कि भाई दिल्ली से रिजल्ट आ रहा है। बाकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का आज भी एक गौरव आप देखेंगी, चाहे वो प्रशासनिक का क्षेत्र हो, न्याय का क्षेत्र हो, न्यायपालिका को हो, राजनीति का क्षेत्र हो, हर साहित्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में इलाहाबाद के लोग आपको मिल जाएंगे। रही बात मेरा सवाल राजनीति की तरफ आने का और नेतृत्व का, तो मैं तो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था और क्लास 2 से ही क्लास 5 वाले लोग जानते थे, तो कहते थे कि ये लीडर है, नेता है। शुरुआत से आपके अंदर लीडरशिप थी? गांव में भी मतलब बच्चों में एक लीडरशिप बच्चों को लेके चलना, अपने साथ के जो नौजवान थे उनको अपने साथ में रखना और एक टीम भावना के साथ काम करना, तो ये चीज़ तो नेचुरली थी जो शुरू से थी। फिर जब इलाहाबाद आए और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, तो गंभीरता के साथ राजनीति की तरफ एक आकर्षण हुआ और फिर वैचारिकी रूप से देखने लगा कि भाई किस तरह की विचारधाराएं हैं जो हिंदुस्तान की राजनीति में है, कौन कौन सी विचारधाराएं हैं। और विचारधाराओं से जो एक साक्षात्कार हुआ वो विश्वविद्यालय में ही आके हुआ, क्योंकि यहाँ तमाम तरह के छात्र संगठन थे, NSUI था, छात्र सभा था, ईसा थी, SFI थी, लेफ्ट के थे, राइट के भी थे। आखिर आपने सिर्फ ये छात्र संघ में अगर आपने चुना है तो कांग्रेस को ही क्यों चुना? इसके पीछे एक लॉजिक है। क्या? देखिए, इसके पीछे एक लॉजिक है, क्योंकि हुआ क्या कि हम जिस बैकग्राउंड से हैं और जिस परिवार से हैं, जो हमारी परवरिश थी, परवरिश में ही समावेशी विचारधारा थी। क्या है कि हमारा देश का जो एक एक सोच है, हमारी देश की जो आइडिया ऑफ इंडिया है कि सबको लेके चलने की बात, हर वर्ग, हर तबका, न कोई भेद, न कोई भाव, न कोई जाति, न कोई पात, न कोई संप्रदाय, न कोई भेष, न भूसा, न खान पान, न भी। तो ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है, जिसमें कोई किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है, शुरू से मेरे परिवार में परवरिश में मिला। विश्वविद्यालय में आया और विचारधाराओं की बात हुई और सबके बारे में जानना समझने के अवसर मिला, तो ये लगा कि यार ये जो विचारधाराएं हैं, इस विचारधारा में तो सबसे सुटेबल विचारधारा यही है, मध्य मार्गी। पाठक जी, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, जब आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आए, जब आपने कदम रखा, तो क्या छात्र संघ चुनाव हो रहा था? देखिए, हम लोगों को अच्छे से याद है 2004-05 में जब थे हम लोग आए, तो यहाँ यूनिवर्सिटी में यूनियन इलेक्शन होते थे। RG हर्षित जी यहाँ कुलपति थे और 2005 में जब यूनियन इलेक्शन चल रहा था, उसमें एक इंसिडेंट हुआ, या यूँ कहें कि जनरल सेक्रेटरी पोस्ट के कैंडिडेट थे कमलेश यादव जी, एक दुर्घटना घटी, वो भी चुनाव के खत्म होने के बाद। चुनाव आज शाम को 5 बजे खत्म हुआ और रात में छोटा बगड़ा डेलीगेसी है, उस डेलीगेसी में एक कोई घटना घटती है और उस घटना में गोलीबारी होती है और उस गोलीबारी में उनकी जान जाती है। और आरोप जो है कि जो अध्यक्ष पद के कैंडिडेट थे मनोज सिंह जी, उन पे लगता है। तो इस घटनाक्रम के बाद काफ़ी शहर में अराजकता हुई थी और आगजनी हुई थी, कानून व्यवस्था खराब हुआ था। तो तत्कालिक कुलपति, जैसा कि वो कहते हैं कि वो इस घटना से बहुत आहत हुए थे और उसके बाद तमाम आलोचनाएं उनकी हुई, तो उससे वो निर्णय लिए कि नहीं भैया, यदि इस हिंसा के लिए छात्र संघ जिम्मेदार है
तो हम इस छात्र संघ को बंद करते हैं, हम चुनाव नहीं कराएंगे। तो 2005 में वो आखिरी चुनाव हुआ था, उसके बाद चुनाव बंद हो गया था। उसके बाद छात्र संघ बहाली वाला जो मुद्दा आया, आपने छात्र संघ बहाली करवाया। हाँ, तो अब वहां से शुरू होती है हम लोग की एंट्री। क्या था कि अभी तब तक तो राजनीति में मतलब इंटरेस्टेड थे हम लोग। एनएसवाई में मैं जुड़ गया था और एनएसवाई के जो पैनल के कैंडिडेट थे उनका नारा लगाना, उनके लिए वोटिंग करना, उनके लिए कन्विंसिंग करना, मैं बीए फर्स्ट ईयर में था। और जब यूनियन इलेक्शन बैन हो गया इस घटनाक्रम के बाद, तो धीरे धीरे हम लोगों के मन में ये आया कि नहीं यार, लड़ाई तो लड़नी चाहिए, क्योंकि छात्र संघ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यदि ये बंद हो गया तो फिर छात्रों की आवाज़ कौन उठाएगा। चाहे छात्रों की फीस वृद्धि का मामला हो, चाहे छात्रों के साथ कोई शोषण हो रहा हो, या छात्रों के साथ छात्रावास का मुद्दा हो, या पुस्तकालय का मुद्दा हो, छात्रों की तमाम डेलीगेशियों में तमाम मुद्दे होते हैं, या और भी उनके और भी मुद्दे होते हैं। यहाँ चूँकि बड़े लेवल पे प्रतियोगी छात्र रहते हैं तो उनके भी मुद्दे होते हैं, चाहे वो माध्यमिक का हो, हायर का हो, यूपीएससी का हो, एसएससी का हो। तो उन सारे मुद्दों को हमने कहा कि भैया ये छात्र संघ तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसके माध्यम से लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी और मजबूती से लड़ी जाती थी, और शासन प्रशासन और सरकारें उसको गंभीरता से लेती थी। यदि ये बंद हो जाएगा तो फिर हमारा प्लेटफॉर्म खत्म हो जाएगा। और सवाल ये है कि जब तमाम तरह आपने क्या रास्ते अपनाए, मतलब किस तरीके से संघर्ष किया? देखिए, जो भी साथी थे हम लोग के उस समय, कई नाम हैं जो हम लोग के साथ मिलकर संघर्ष हम लोग कर रहे थे। हर छात्र संगठन अपना संघर्ष कर रहा था, लेकिन गंभीरता से इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना सारे छात्र संगठनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। और उसमें हम थे, हमारे एक साथी अभिषेक यादव थे, अखिलेश गुप्ता थे, सदाब जी थे, जय कुनन रिजवी थे, अखिलेश गुप्ता गुड्डू जी थे, मुकुंद लाल मौर्य थे, मनोज यादव जी थे, तमाम ऐसे नाम थे अनगिनत, विजय द्विवेदी जी, विजय मिश्रा जी, प्रवीण जी। तो ये सारे लोग मिलकर हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसको हम लोगों ने छात्र संघ संघर्ष नाम दिया समिति कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यूनियन। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यूनियन जो है सारे छात्र संगठनों को, चाहे उसमें लेफ्ट भी था, राइट भी था, हमारा अपना संगठन एनएसवाई भी था, छात्र सभा भी थी, सबको एक प्लेटफॉर्म के लाके खड़ा कर दिया। और हमने कहा कि भाई देखिए, हम सबका लक्ष्य एक ही है, होना चाहिए, और है कि किसी भी तरीके से छात्र संघ चुनाव बहाल हो परिसर में, इलाहाबाद में। भाई जब चुनाव होगा तभी तो लड़ेगा, चाहे वो एनएसवाई हो, छात्र सभा हो, एबीवीपी हो, आइसा हो, तभी चुनाव लड़ सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से, जब चुनाव हो रहा हो। जब चुनाव होगा ही नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं। कितने समय में आपको सफलता मिली इस रणनीति के अकॉर्डिंग? अब देखिए, 2005 से ये बंद हुआ, फिर लड़ाई शुरू हुई और लगातार हम लोग संघर्ष किए, लगातार लड़ाई लड़े, 2011 तक लड़ाई लड़े। और इस बीच आपको हम लोग बता नहीं सकते हैं कि एक दिन 6 साल लग गया पूरा। हाँ, 6 से 7 साल लगे पूरे। और इस बीच सबसे बड़ी बात है कि एक दिन हम लोग चैन से बैठते नहीं थे। मतलब तमाम यादें हैं जो कभी हम लोग बैठते हैं, या जो संघर्ष के साथी हम लोग, तो याद करके हंसी भी आती है कि क्या क्या होता था। रात में जेब में पैसे नहीं है, अगले दिन सुबह आंदोलन करना है, कैसे होगा, चाय भी पिलानी है, बच्चों को करना है, पोस्टर भी बनाना है। अब हाथ से हम लोग पोस्टर लिखना शुरू कर दिए, चार्ट पेपर लेके, अपने से मार्कर लेके, और उसको खोल के पीछे से हाथ रंग जाता था मोटा मोटा, उसको दिखाने के लिए कि थोड़ा सा ब्राइटनेस उसमें दिखे कि क्या लिखा है। स्लोगन बनाना कि रात में अब सोचते थे कि कोई स्लोगन बताइए उस टाइम का अपना। तमाम तरह के स्लोगन थे, हर जुर्म के। एक स्लोगन बताइए जो आपका अपना दिया हुआ था उस टाइम। देखिए, एक तो नॉर्मल स्लोगन होता था कि छात्र संघ बहाल करो, ये तो कॉमन था कि भैया छात्र संघ बहाल करो, ये पहला ही होता था। आंख बंद करके कोई भी जब लिखना शुरू करते थे। दूसरा होता था हाँ, बहाल करो। तो कुलपति मुर्दाबाद का ये कॉमन नारा था। बल्कि कुलपति कहते भी थे कि यार, जैसे कभी कभार मुलाकात हुई कभी कुलपति, उस समय तत्कालीन कुलपति से, तो कहते थे यार तुम लोग तो मुझे मुर्दाबाद मुझे तो हमने कहा कि देखिए सर, ये आपको मुर्दाबाद नहीं होता है, ये कुलपति एक की पोस्ट है जो इस संस्था को चला रहा है, और उसके लोकतांत्रिक तरीके से हम उसका विरोध कर रहे हैं। और ये एक स्लोगन है, एक नारा है। तो हंसते भी थे, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस करे पगुरी। इसमें एक कार्टून बना दी, बीएफए के और एमएफए के लड़के थे, मुझे याद है, आंदोलन चल रहा था। वो लोग बड़ी संख्या में छात्रों को फेल कर दिया गया था, मूल्यांकन सही से नहीं किया था टीचर ने। कुलपति महोदय वहां पहुंच गए एक दिन प्रोटेस्ट में, तो उन्होंने देखना शुरू किया, देखे
तो एक लड़का अपना बनाया था कि भैया भैंस के आगे इन बजाय भैंस करे पगड़ी। साथ ही साथ आप देखी होंगी कभी जब कैंपस में जाएंगी तो बैंक है, बैंक के बगल में एक भैंस बना के आर्ट, वो MFA वाले ही बनाए हैं, तो वहाँ भी हम लोग कभी कितनी बार आपने पुतला फूका है? पुतला तो मुझे याद नहीं है याद नहीं है कि सैकड़ों बार, मतलब जैसे पुतला क्या होता था, पुतला क्या होता था कि जब कुछ नहीं समझ में आता था कि कल क्या करना है या कल क्या किया जाए, तो चलो यार लाओ हमारे छात्र संघ भवन पे एक हम लोग के जो सहयोगी हुआ करते थे, विश्वविद्यालय के ही कर्मचारी थे, छात्र संघ भवन पे उनकी ड्यूटी लगी रहती थी, तो उनको चंदा लगा के सोची 2-2 रुपया 3-3 रुपया 5-5 रुपये इकट्ठा करके चंदा अखबार मंगा के रखते थे, अखबार से हम लोग पुतला बनाते थे। तो जिस दिन कुछ नहीं समझ में आता था कि आज क्या करें यार, कैसे जो है कि प्रदर्शन करें या कैसे हम लोग ऐसा करें कि मामला बढ़े, तो उस दिन पुतला फूंक देते थे यदि कुछ समझ में नहीं आता तो पाठक जी, जैसे कि आप जो है छात्र नेता रहे, और छात्र नेताओं के लिए एक चीज़ बड़ी फेमस रहती है और मुझे काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिलती है, ये रहता है कि लाठी खाना और बहुत सारे उन पे धाराएं लगना। तो आपने कितनी बार लाठी खाई है? लाठियों की तो गिनती नहीं है कि हम लोग कितनी बार लाठियाँ खाए हैं। शरीर देख के और उंगलियां और हाथ देख के तो कई लोग समझ जाते हैं। जरा एक बार हमारे दर्शकों को आप दिखाना चाहेंगे पहली लाठी कब खाई, कुछ याद है आपको? पहली लाठी हम लोग 2007-8 में खाए थे, और एक प्रदर्शन करने जा रहे थे, आंदोलन करने जा रहे थे, उसी बीच में कैंपस में ही एक हिंसा हुई और एक छात्र द्वारा 2 छात्रों पे गोली चलाई गई। उसके खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो हिंसा हुई थी। तो आंदोलन चल रहा था और आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी लगी थी, उसको बंद कराने जा रहे थे हम लोग। इसी बीच में फोर्स आई, पुलिस आई, और अपना पुलिस का जो काम होता है डंडा निकाल कर जो है कि आंदोलनकारियों को और आंदोलन करने वालों को लखेदना, खदेड़ना और पीटना। तो लेकिन हाँ, ये था कि कभी भागे नहीं, लाठी को का डट के सामना किया। और कई बार तो कई पत्रकारों ने, आप जैसे कई पत्रकारों ने जो उस समय तत्कालिक यूनिवर्सिटी कवर करते थे, वो लोग कहते थे कि यार तुम लोग को देख के और तुम लोग का जज्बा देख के, अब हम लोग उस दौर में तो नहीं थे कि जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, हम लोग सिर्फ इतिहास में पढ़ते हैं और क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ते हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर जी के बारे में, उनकी जिस तरह से यातनाएं दी जाती थी उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन तुम लोग को देख के लगता है यार कि उन लोगों के अंदर कितना जज्बा होता होगा जो देश के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि जब तुम लोग छात्र संघ के लिए इतना जज्बा रखते हो तो वो तो देश का सवाल था। तो मुझे याद है एक बार 9/9 की घटना है, कुलपति कार्यालय पर बड़ा प्रोटेस्ट था, छात्रों की बड़ी संख्या हुजूम आई थी और चारों ओर से फोर्स लगी हुई थी। अचानक लाठीचार्ज शुरू हुआ और मैं कुलपति कार्यालय के बाहर ही खड़ा हो गया और चारों तरफ से पुलिस घेर के मुझे मार रही थी। मैं गिर गया, तब भी पुलिस मारती रही और उस चारों तरफ बीच में कप्तान SP सिटी को आना पड़ा और वो मुझे पकड़ के जो है कि घेरे कि अब रहने दो, जान लोगों की क्या। तो ऐसी बहुत सारे इंसिडेंट है। पुलिस लाइन में एक बार, पुलिस लाइन के अंदर, वहाँ तो मीडिया भी नहीं थी, लिटरली बड़ी बुरी ढंग से पुलिस ने हम लोगों को, जो 20-22 लोग गिरफ्तार थे छात्र नेता, उनको पीटा गया। खैर कोई उसमें हम लोगों को इसको अब तक कितनी धाराएं आप पे लगी हैं छात्र नेता की वजह से? बिल्कुल, अभी आप कर्नलगंज थाना है और उसमें आप देख, अभी लिटरली 2 महीना पहले एक मुकदमा मेरे ऊपर हो गया और इसको जोड़ दिया जाए तो लगभग 34-35 मुकदमे, 34-35 मुकदमे 2007 से लेकर और 2022 तक, जिसमें मैं लगभग 12 के बाद कैंपस छोड़ दिया था, 13 के बाद, और 13 के बाद कभी कभार कैंपस जाता आता था और अपने जूनियर और साथियों से मिलते थे। लिटरली एक घटना हुई इसमें, हाँ, अभी हाल ही में एक घटना हुई जिसमें आपके सर पे चोट लगी हुई थी, काफी ज्यादा सर पे चोट लगी थी, तो उसमें भी एक मुकदमा हो गया। तो ये जोड़ के 34 मुकदमे हो गए हैं। तो कभी आपको अफसोस हुआ कि राजनीति में आके हमें मुकदमे ज्यादा मिले हैं? कभी अफसोस नहीं हुआ। देखिए, राजनीति में तो मुकदमे जो होते हैं वो इनाम होते हैं, लाठियां और जेल इनाम मेडल होते था हैं। आपके लिए। ये सब मेडल है इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुराने लोग कहते थे, पुराने नेता कहते थे कि नेता का मतलब यह है कि एक पैर रेल में, दूसरा पैर जेल में।